डर्मी। भाई जहाँ भी डर्मा आ जाएगा उसका रिलेशन क्या है? स्किन। हम हीट या कोल्ड कहाँ से फील करेंगे? दिमाग से थोड़ी फील होती है, स्किन से ही होती है ना। तो जहाँ पे डर्मा वर्ड आ गया, इट मींस इट इज रिलेटेड विद स्किन। चाहे वो कोई भी है, अगर डॉक्टर है वो दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। जो भी स्किन से रिलेटेड हमारी बीमारियां होती है जो उनको ट्रीट करता है वो कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी वो विज्ञान होगी जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी स्किन रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, उनको ट्रीट कैसे करेंगे, ये सब डर्मेटोलॉजी में। समझ गए नहीं? तो ये डर्मा कहाँ पर है? ये हो गया स्किन। अब हाइपोस, हाइपोस वाला अंडर, नीचे। अब स्किन की भी कई लेयर होती हैं, ये आउटर है जो भी दिखाई पड़ रही है, जो हाइपोडर्मिस है वो इसके अंदर की लेयर से। समझ गए आप लोग? बोर्ड तो नहीं होती, बता देना मेरे को, समझना ऐसे ही है। अगर आप, क्योंकि सारे वोकैबुलरी आप लर्न नहीं कर सकते, आप इनको समझ लेंगे वोकैबुलरी इजी होती चली जाएगी आपके लिए। ये क्या है? ऑप्थेल्मोस, इसका रिलेशन होता है आई। आप हम, जैसे मैं कल भी कह रहा था, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द बना रखा सबने, ये शब्द हमें जिसकी भी इंग्लिश याद नहीं है, पहला शब्द लो और आगे स्पेशलिस्ट लो। आंखों का डॉक्टर कौन हो गया? आई स्पेशलिस्ट हो गया। बट है क्या? ऑप्थेल्मोस है। तो अगर आंखों का डॉक्टर है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। लॉजी जो अध्ययन करता है, इस्ट वो व्यक्ति हो गया जो आंखों से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करता है, उन सबको देखता है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्यूलिस्ट भी कह सकते हैं। ऑक्यूलिस्ट थोड़ा सा फर्क है, जो चश्मा बनाता है ना वो आ जाएगा इसमें। ऑप्सिस या ऑप्टिक्स, ऑप्टिकोस कौन होता है? विजन, आंखों से। जो भी डॉक्टर चश्मा बनाता है वो क्या है? ऑप्टिकल साइंस होती है। ऑप्टिकल साइंस में क्या है? जितनी भी चीजें, ऑप्टिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारी आई साइट से रिलेटेड होगी। तो उसमें आया हुआ देखो ऑप्टिकोस, जहाँ भी ऑप्टिकोस आ जाएगा इसका मतलब देखने से संबंधित, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो। ये एक्सपर्ट होता है जब ये शब्द के पीछे लगा, जैसे इस्ट लगा था वैसे जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है। लेकिन आपने पढ़ा था फिजिशियन पढ़ा था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिशियन नहीं होता। तो कई सारी चीजें होती हैं, हर एक के आगे लास्ट में आईएसटी नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आईसीएन लगाए फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से, तो वो भी एक्सपर्ट है उस मामले में। मैट्रन, मैट्रन कहते हैं मेजरमेंट, किस चीज को मापना, मेजरमेंट आप देखते ही हैं। ऑर्थोस, ये क्या था? बच्चों में जो दांत होते हैं, खासतौर से फ्रांस में उनके बच्चों की एक चीज देखिएगी सिम्टम, उनके दांत थोड़े अबनॉर्मल थे, उनमें ऊपर नीचे था, जैसे हमारे दांत बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ के बच्चों में क्या दिक्कत आई, मतलब दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी, वो नॉर्मल नहीं थे। तो उनको जो सीधा किया गया, सीधा करने को क्या बोला गया? ऑर्थोस बोला गया। और हड्डियों से संबंधित होता, कोई भी ऑर्थो कहता है ना, ऑर्थो के पास गया, दैट मींस जो इस चीज को सीधा करता है, स्ट्रेट करता है, वो ऑर्थो हो गया। या करेक्ट करना, जो हमारे अंदर एक तरह से डिसऑर्डर था उसको करेक्ट कर दिया। आप देखते ना, वो एक वायर होता है अंदर टीथ में बांध देते हैं, आपको मंथ या 2 मंथ जो भी एक टाइम लिमिट होती है उसमें बांधे रहते हैं। जो हमारा एक स्ट्रक्चर है पूरा टीथ का, वो अपनी जो एक नॉर्मल शेप होती है उसमें आ जाता है। तो क्या कर दिया उसने, जो इनकरेक्ट चीज को करेक्ट कर दिया, उसको स्ट्रेट कर दिया। ये अलग। ओडोंटोस, ये भी वही है, संबंध दांतों से होता है इसका भी। कार्डिया कहते हैं हार्ट, जैसे कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, तो कौन सा होता है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। कार्डिया का मतलब, ये कार्डिया एक रशियन वर्ड है, ये रशियन टर्म है, ये लैटिन या ग्रीक नहीं है। तो कार्डिया एक के से ही बना है, वो अलग बात है।
अब इसके बाद अगर चलेंगे इसमें हमारा क्या जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। INTERROGATIVE। एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। एक आता है इसका पार्ट दूसरा क्या कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे विच, हु, हाउ, है ना, ये सब आते हैं। कहाँ आते हैं? शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए। क्वेश्चन वर्ड जो चिन्ह है वो सबसे लास्ट में लगा होता है। सब इससे पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को? इससे भी किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से, कि हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे। देखिए जरा, सपोज की सेंटेंस है डज सी नॉट लाइक देम, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें हु, व्हाई डू यू नॉट टेक इट, इसमें क्वेश्चन मार्क। ये तीनों सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव के हैं। लेकिन कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। देखा यहाँ क्या आ रहा है हमारा? डज आ रहा है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, क्योंकि हु का यूज सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। इसमें डू नॉट आया हुआ है, किसके साथ? प्लूरल नाउन के साथ। इससे आइडेंटिफाई का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है? इंटरोगेटिव। अब चेंज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे, ये क्या है? यहाँ देखो, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आई है? सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी, यानी कि सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डालना है। लेकिन हमने क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब डालनी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार डाली हमने? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देम। और अगर इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे। तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? पैसिव बनाते समय आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेके आया, पहले समझिए, बाद में लिखेंगे। ये शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेके आया, तो हम भी क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे, लेकिन लाइन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पे चेंज कीजिए, क्या आ गया? दे, फिर क्या आ गया? नॉट, थर्ड वन क्या आ गई? लाइक, बाय। चेंज कीजिए सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर, क्वेश्चन मार्क। पहले समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। बहुत टाइम है, पहले समझिएगा। ये ग्रामर जो है बेस है इंग्लिश का। अब आगे देखिए। अब ये देखिए कि सेंटेंस में हु आता है शुरू में, जब उसको पैसिव बनाते हैं ये होता है तो जवाब में या शुरू में बाय हुम कर देते हैं, पर यस, तो हमने इसका हु का क्या कर दिया? बाय हुम। किसके द्वारा? अब हमने देखा ये सेंटेंस कौन सा है? एस लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट देगा मी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई, मी की। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? एम। आई के साथ क्या लाते हैं? एम। तो ये क्या आ गया? एम, फिर आई, और थर्ड वन क्या आ गई? है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और देखिए, व्हाई डू यू नॉट टेक इट। अगर इंग्लिश सेंटेंस में शुरू में व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इट ये वर्ड आते हैं, हम क्या करते हैं? जो कर सकते हैं, केवल हु का बाय नहीं करते हैं। अब देखा आपने सेंटेंस कौन सा बेटा? ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? यू। देखो कितना आसान है इसको बनाना। आ रहा है? समझ में आ गया? आज में इसका सारा जो जो बताया था वो समझ में आ गया? वेरी गुड। अब लिखिए इसे फटाफट। वो है
कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, ठीक है जी। और दूसरा पार्ट है इसका प्रेजेंट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT, परफेक्ट PERFECT, टेंस TENSE, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अगर हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, he is abusing them, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे सेंटेंस की कि कौन सा है। हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमारी क्या इज आ रही है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो हमें पहचान हो गई कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ये तो हमें पहचान हुई है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। जब पैसिव बनाते समय तो क्या यूज करते हैं पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब? यस बताइए, अभी बताया था ना चार्ट बना के कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना। देखिए मत, अभी तो बताया है, लेकिन कैसे लिखना एस बी आर बी और एंटी, ध्यान रखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। तो आपको फिर से फोबिया हो जाएगा इससे, फोबिया तो समझते हो नहीं, डर, फिर आप डरने लगे ये क्या चीज़ है। ये आप देख रहे हो सारे क्या है, एक एक्सपर्ट्स है। अब से मतलब ऑनवर्ड्स आप ये ना है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, जो उनके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसी के नाम से बोलना है। गायनेकोलॉजिस्ट पहले हो चुके हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन एक तरह से जो आपने देखा था ना मिडवाइफ, वही वाला है। लिखा हुआ डिलीवर्स बेबीज, मतलब संतान उत्पत्ति में मदद करता है, एंड टेक्स केयर ऑफ मदर, वो जो मदर होती है उसकी केयर करता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अब ये तो नहीं कि डिलीवरी होगी तो तुरंत बाद घर भेजते हैं, 2 दिन 4 दिन कई बार ज़्यादा टाइम भी रखा जाता है उसको। तो वो जो ध्यान रखा है सब, वो आपका कौन है, ऑब्स्टेट्रिशियन है। जैसा उसमें कुछ नर्स आई थी, ऐसे बोलते थे। हमारे पास एक लोकल और मोस्ट रिनाउंड वर्ड क्या है, नर्स, उसी को बोल देते हैं। पीडियाट्रिशियन ट्रीट्स इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब बालक होता है, इन्फेंट मीन्स बालक, चाइल्ड, एक इन्फेंट एज होती है, इन्फेंसी उसे बोलते हैं। नॉर्मली 0 से 6 ईयर्स तक की जो एज है, 0 से 5 या 6 ईयर्स तक की एज, उसे इन्फेंसी बोला गया है, जिसे हम चाइल्डहुड कह देते हैं सामान्य अर्थों में, बचपना। तो ये क्या, इसका काम क्या है, ट्रीट्स इन्फेंट्स डिजीजेस। जो बच्चों का डॉक्टर अलग होता है नहीं होता है। छोटा बच्चा है तो आप उसे जो जनरल फिजिशियन आपका उसके पास नहीं लेके जाएंगे, उनका अलग डॉक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। तो उनकी जो बीमारी है, जैसे कई बार स्किन पे कुछ क्या बोलते हैं, चट्टे से पड़ गए, एक्जिमा, खुजली हो रही है, मतलब जो भी मम्स बीमारी है, मम्स, मीजल्स, पॉक्स भी हो सकता है, चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो बचपने में ही होते हैं। आपने किसी को इस एज में, जिस एज में हम हैं, इस एज में किसी को चिकन पॉक्स होते नहीं सुना होगा, तो एक पर्टिकुलर एज तक होता है। तो उनके जो बीमारियां हैं उनको जो ट्रीट करता है वो कौन करता है, पीडियाट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा से आप समझिए जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर को, जैसे एक्ने कहते हैं, जो आपकी कील मुंह से निकलते हैं ना, जैसे आप एडल्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, एडल्ट्रेशन की तरफ, वैसे वैसे आपके हार्मोन में चेंज होता है, तो कील मुंह से निकलना दोनों को सामान्य बात है। एक्जिमा, खुजली टाइप होती है, कैंसर, जितनी भी मतलब स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं, जितने भी कैंसर है ज़्यादातर स्किन रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल का मतलब विजन था, आँख से था, जो आँख का ट्रीटमेंट करता है, विजन या आई डिसऑर्डर्स, जैसे मायोपिया बीमारी है, कैटरेक्ट बीमारी है, तो इनका जो इलाज करता है उस डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, देखिए ऑर्थो से बना है, ऑर्थो का मतलब बोन होता है, सीधा करना, और मतलब पेडिस्ट बच्चे का, पीडीएफ क्या था, बच्चा, तो बच्चों की हड्डियाँ जैसे दांतों की हो या वैसे, उनकी जो खासों की रीढ़ की हड्डी है
उसमें प्रॉब्लम आती थी शुरू में, तो उसको सीधा कैसे किया जाए। आप सिंपली इतना बोल दीजिए ऑर्थो के पास गया था, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अभी शहर का सबसे फेमस ऑर्थो कौन है। इट मीन्स जो हड्डी रोग विशेषज्ञ बोल देते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। अब हड्डी का क्या मतलब है, जो उसकी शेप होनी चाहिए वैसी नहीं है, उसको वो सीधा करेगा। जैसे अभी हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सारे लेट के देखेंगे, गर्दन के पीछे ग्लोव लगा लेते हैं। तो अभी मैं हॉस्पिटल गया था, एक लेडी की जो जिसकी 35 थी, उसकी गर्दन की हड्डियां उतनी मुड़ गई जितनी 55 ईयर्स की लेडी की मुड़नी चाहिए। डॉक्टर ने तुरंत देख के बता दिया, खड़े हो गई, ये खड़े हो, नाप लिया, आदत है, ये नहीं चलेगा, नींद आ रही है, खड़े हो जाइए, थोड़ा दूसरा पानी पी के और किसी दूसरे पिया है तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए। तो मीन्स ऑर्थोपेडिस्ट अर्थात जो बच्चों की हड्डियां होती हैं, उनके फ्रैक्चर्स होते हैं, उनकी हड्डियां भी आपने देखा बहुत मुलायम होती है, जरा सा आप थोड़ा सा ऐसे अगर हाथ पकड़ के उठा लो तो उसके यहाँ से गंदे वगैरह उतर सकते हैं, गलत हो गया। तो जो भी उनसे रिलेटेड फ्रैक्चर्स हैं या स्लिप डिस्क है, जो उनका ट्रीटमेंट करता है कौन करेगा, ऑर्थोपेडिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट आप समझिए, कार्डिया हार्ट हो गया, लॉजी साइंस हो गया, हिस्टोपैथी हो गया, जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड सिस्टम है पूरा, आर्टरीज और वेन्स तो होते हैं। आर्टरीज जो आपके अंदर है, वेन्स जो आपको दिखाई पड़ती हैं नसें नीली वगैरह, इनमें हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। आर्टरी थोड़ी हार्ड होती हैं, अंडर स्किन होती हैं, उनमें आपका प्योर ब्लड हार्ट से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनमें वो कैरी किया जाता है। और वेन्स में जो एक तरह से डर्टी ब्लड है वो वापस आता है चैम्बर में। तो कार्डियोलॉजिस्ट इन सब का देखता रहता है, जो भी बीमारी है उनसे रिलेटेड। न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे नर्व्स हैं, जैसे ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, स्पाइनल कॉर्ड कमर के अंदर रहती है, एंड नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, इसको देखता है न्यूरोलॉजिस्ट। अगर किसी का ब्रेन डिस्टर्ब है तो उसे कहाँ ले जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, ना कि बाबा जी के पास रघु दिलवानी जैसा होता है नॉर्मली। साइकियाट्रिस्ट ये साइक से बना है, साइक का मतलब मन। साइकियाट्रिस्ट जैसे मैंने बताया कि कई बार हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे इन दो बच्चों का मैंने एग्जांपल कोट किया था। कई बार आप अपने मन में ही कोई ना कोई एक डिसऑर्डर बना लेते हैं, मेरे साथ फैमिली का कोई अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, शायद मुझे लाइक नहीं किया जा सकता, मेरी बात को शायद इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उसे नेगेटिविटी अपने प्रति आती चली जाती है। और वो जब अगर आप शेयर नहीं करेंगे अपने व्यूज को किसी के साथ, तो उसकी लास्ट स्टेज डिप्रेशन होती है। रातों रात नहीं आता डिप्रेशन में, वो धीरे धीरे चलती रहती है चीजें, और डिप्रेशन का आप रिजल्ट कई बार देखते हैं सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो मीन्स इस चीज को कौन ट्रीट करेगा, साइकियाट्रिस्ट करेगा। ये साइकोथेरेपी के द्वारा जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, आपके मन में डिस्टर्बेंस है क्यों, कॉज क्या है उस चीज का। अगर कोई चीज है डिसऑर्डर है तो उसका कॉज भी होगा, और कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, सीधी सी बात है, उसको यही देखना है। और वो साइकोथेरेपी के थ्रू आपको जिसे हम कहते हैं ना मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव आइडियाज के थ्रू आपको वो मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि आपको ऐसे नहीं सोचना कि आपने बताया कि मैं तो सुसाइड ही करने वाला था लेकिन टाइमली पहुंच गए, तो आपको कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना, क्या बात हो गया एनडीए में अगर सफल नहीं होगे तो क्या बात होगी, डॉक्टर कलाम भी नहीं देते, यस सर, वो नहीं होते हैं, और वो भी सुसाइड करने पहुंच गए थे। यस सर, हरिद्वार में जी सर, लक्ष्मण झूला भी चले गए थे कि मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, लेकिन जब उनके गुरु ने समझाया कि आप इसके लिए नहीं बने हो, आपको बोलने की कोई बेटर चीज सोचा हुआ है, आप उसके लिए बने हो। उन्होंने फिर मतलब अपने ग्रेजुएशन किया चेन्नई से, और उसके बाद वो डीआरडीओ में, पहले हालांकि इसरो में गए थे 1960 के आसपास, वो इसरो में गए थे, उन्हें लगा मेरे टेस्ट की चीज यहाँ पे है नहीं, फिर उसके बाद वो डीआरडीओ में आ गए थे, जिन्होंने डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा करता है। जैसे अभी अर्जुन टैंक का जो मॉडिफिकेशन किया उसने किया है, तो जो भी हमारे इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करता है डीआरडीओ। तो मीन्स आप ये सोचिए अगर डॉक्टर कलाम एनडी में जाते ज़्यादा क्या हो जाते, मेजर जनरल बन जाते, लेकिन अब क्या है पूरे वर्ल्ड फेम आती है। तो आप ये मान लीजिए अगर आप जिस भी मोटिव को लेके चले हो उसमें आप नहीं बन पाए हैं, तो गॉड ने आपके लिए कोई बेटर प्लान सोचा हुआ है, ये पॉजिटिविटी है।
पॉजिटिव आइडिया, वहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होती है, वहाँ से दूसरा रास्ता निकलता है आपका। आप देखते हैं हमारा हार्ट है, कई बार इसकी कुछ नसें ब्लॉक हो जाती है, तो अपने आप हार्ट दूसरे में से काम चलाना शुरू कर देता है, होता है ऐसा नहीं? तो आपके लिए दूसरा रास्ता है। मैं भी CDS क्वालिफाइड हूँ और मेरा जो फर्स्ट पैशन था दैट वाज इंडियन आर्मी। और बात उन दिनों की जब मैं एमएड कर रहा था कैंपस से, तो उस समय मेरा बेंगलोर में आया हुआ था SSB के लिए, और उसी समय हमारे एक्सटर्नल एग्जाम चल रहे थे। तो मैंने एक टेलीग्राम किया था कि इसको पीछे कर दिया जाए, हो जाती है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। कोइंसिडेंटली मैं फर्स्ट और लास्ट चांस था, उससे पहले मेरे से क्वालिफाइड हुआ भी नहीं था और उसके बाद में एक बार चांस भी था, उन्होंने उसको नहीं किया। और टीचिंग मेरा सेकेंड ऑप्शन था। मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं 15 से 20 साल इंडियन आर्मी में जॉब करूँगा, उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आऊँगा। मतलब एक हमारा दूसरा प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमें हमेशा सोच के चलो, केवल एक पे डिपेंड रहेगा। तो आर्मी भी जैसे युद्ध लड़ती है तो उसका केवल एकमात्र प्लान नहीं होता है, आर्मी के प्लान A B C D कई सारे होते हैं। अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो हम ये वाला प्लान चलाएंगे। आपके एक ऑप्शन होने चाहिए, जैसे मेरा दूसरा प्लान था, मेरे पास सेफ था कि मैं 15 से 20 साल जॉब करूँगा आर्मी में, उसके बाद टीचिंग लाइन में आऊँगा, वो फर्स्ट हो गया। और जो फर्स्ट था वो सेकंड हो गया। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया मैं एनसीसी में काम कर रहा हूँ, मेरे एक चार्म था, एक मतलब ड्रीम था कि मेरे कंधे पे स्टार लगने चाहिए, वो बोर्डर दूसरे तरीके से लगा था। तो आप ये हमेशा मान के चलिए, आपके लिए ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, आप उसमें नेगेटिविटी में मत जाइएगा सर। तो मेरे दोनों ही सपने पूरे हो गए, फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट हो गया, तो आप भी ऐसे ही होगा। तो ये सब क्या है, ये सब साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, इसके थ्रू ट्रीटमेंट करता है आपका। इसके बाद पीडियाट्रिक्स हो गया, मेडिकल हीलिंग। हीलिंग कहते हैं जो अपने आप चीज़ें ठीक होती हैं। आपने देखो चोट लगती है हमें, कई बार हम कुछ भी नहीं लगाते, तो वो नेचुरल हीलिंग है, चीज़ों का जख्म भरना, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो आप मेडिकली करते हैं चीज़ों को ठीक, वो आपका पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चों में आप करते हैं। पेडागोगी ये एक साइंस है। आप देखिए बच्चों को क्या होता है, जैसे कभी भी आपने देखा होगा बच्चा कभी जब शुरुआत होगी इसको या इसको नहीं पहचानता, नहीं पहचानता ना, हमें क्या करना, सबसे पहले एप्पल की फोटो बनानी है, ए में नहीं लिखना, केवल फोटो चलेंगी। काउंटिंग सिखानी है तो हमें सिर्फ ये करना है, ठीक है नहीं, ये तो करना है, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। क्योंकि बच्चा डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, उसको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, उसके रिलेशन। तो हमने कह दिया ये क्या होता है भाई, एक होता है, अब एक और लगा दी लाइन इसके साथ, 2 हो गया, अब 3 हो गया, इशारे चल रहे हैं साथ साथ, देखते रहिए आप, 4 हो गया और 5 हो गया। अभी तक हम काउंटिंग पे नहीं आए। अब बच्चे से पूछे ये कितना होता है, अभी बताया कि 1 होता है, ये कितना होते हैं। आपने खुद देखा होगा जब आपने बचपन में पढ़ना जोड़ना सीखा होगा कि 2 + 3, ये लिखा आपने, क्या करा, 1 2 या ऐसे 2 कर ली, 3 ही हो गए। शुरू से कितना, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो यही तो है, इसमें क्या करते हैं पेडागोगी में, हम वो सारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग किसकी, चिल्ड्रन की, छोटे बच्चों को किस तरह से बच्चा अर्ली और इजीली सीख पाएगा, उसके लिए जो मेथड्स बनाई जाती हैं, इंटरेस्टिंग मेथड्स, वो सब किस में आएगा, पेडागोगी में। पेडागोगी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये तो पेडागो की लीडर होता है, यानी कि बहुत सारे टीचर्स आज भी ऐसा मानते हैं कि जब तक बच्चे पे मुर्गा बना के डंडा ना बजाया जाए अच्छी तरीके से, तब तक पढ़ नहीं सकता। ऐसी मान्यता है। पहले आप अपने फादर से पूछेंगे तो आपके फादर टीचर के हवाले कराते थे, बस इसकी हड्डी दे देना आपने, आप मानेंगे। तो ये मानते थे लोग कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा नैरो माइंडेड, ओल्ड फैशन, इसमें एक टर्म हो जाता है ओल्ड फैशन और डॉगमेटिक। क्या होता है, डॉगमेटिक कहते हैं निरंकुश, जो तानाशाह होता है कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, डंडे से पढ़ेगा, ठीक है, डंडे से आप टेरर क्रिएट करेंगे, क्या होगा, टेरर,
जो चाइल्ड होता है उसका जो ब्रेन होता है बहुत मासूम होता है। कोई ऐसे समय में आया पहले दिन एडमिशन का फॉर्म लेने आया था, देखा कि यहाँ डंडा बज रहा है, वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा कि यहाँ तो पशुओं की तरह मारा जाता है। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, या उसने देखते लोग आगे और बढ़ते हैं। उसने देखा है तो बड़े अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी यार बड़े प्यार से हैं। उसके बाद बुक ने बुक भी दे दी, ड्रेस ने तो यूनिफॉर्म भी दे दी। ऐसे भी होता है हमारे यहाँ, ऐसा है ना। तो दूसरा को सुनने में आया उससे कि ऐसा नहीं है, तो कौन सा टीचर उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? जो प्यार से समझा रहा है, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। आपने कोई रूल पढ़ा सर ऐसा क्यों हो गया, कि तो ऐसे ही होता है, इसका कुछ नहीं होता, ऐसे करना पड़ेगा। दूसरे ने उसको समझा दिया दे। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, इसका सब्जेक्ट दे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फिर आप बताएं इधर वर्ब, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया दे, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब क्या गई वर्ब, नॉट भी है तो क्या गया नॉट। अब क्या किया लाइक बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे तो ये क्या था स्टैटिक, she did not like them, और पैसिव क्या है they were not liked by her। अब तीसरा सवाल इसका, who ठीक है, कौन देगा इसका जवाब? सरस। ये आप बोलिए सरस। सबसे पहले इसका हमने क्या किया बाय होम, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, किसके अकॉर्डिंग किया वो, यस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था अनवाइज, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन क्या गई वॉज। फिर देन अनवाइज मेड इन द क्लास, वेरी गुड। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त। अब लिखिएगा क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें किसकी बात करेंगे हम, उसमें कॉन्टिन्यूअस की, किसकी फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस की, PAST CONTINUOUS TENSE, ठीक है, लिख लिया आपने इधर से, ठीक है। अब याद देखो इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, he was taking the milk, he was taking the milk। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा है, कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? हाँ क्योंकि वॉज आया हुआ है सिंगल नंबर के साथ और वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया सेंटेंस को आइडेंटिफाई। वेरी गुड। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, अभी बताया था आपको, सबसे पहले इसको जो करते हैं दफे, अब एक कार्य की डिग्री क्या है, कायम आती है सिंगुलर में, तो क्या आ जाएगा वॉज मी, वेरी गुड। और टेकन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये लिखो, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे।
अब इसी का नेक्स्ट नंबर 2 नेगेटिव, you were not reading these lessons you were not reading these lessons। कौन जवाब देगा इसका? वेरी गुड। आपने हाथ उठाया क्या? आपने हाथ उठाया, आपने हाथ उठाया, आपने क्यों उठाया? आप हाथ नीचे कीजिए। हाँ बताइए क्या चीज समझ में नहीं है? बोलिए शाबाश। सबसे पहले क्या करेंगे? आप तीनों सेंटेंस को बोलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सेंटेंस का आइडेंटिफाई कि सेंटेंस हमारा कौन सा है। क्या आइडेंटिफाई किया हमने? वार आ रहा है पर्टिकुलर नाउन के साथ, वर्ब में आईएनजी लगा है तो कौन है, पहचान होगी बेटा। अब ये याद कीजिए कि इसमें जो पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वो याद होना चाहिए दिमाग में। क्या यूज करेंगे? अभी पीछे क्या यूज की थी? प्रेजेंट में वॉज यूज की थी, यस। और उसके साथ क्या यूज किया था? तो इसमें क्या यूज करेंगे? और वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा बेटा? These lessons these lessons were not being read by गुड। यानी कि जो बीइंग है वो वर्ब और उसके बाद नॉट आएगा, फिर आएगा हमारा बीइंग। नॉट जो है वाज बीइंग और बीइंग के बीच में लगेगा। तो these lessons were not being read by you। आप इससे पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे। इसमें नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव। सपोज कीजिए सेंटेंस है कि वर यू नॉट मेकिंग ए प्लान फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, क्या आप अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बना रहे थे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप तीनों चुप रहेंगे, ये बताएंगे तीनों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है। वेरी गुड। आप क्या करेंगे बेटे? आप लोग चुप रहेंगे, बोलेंगे। हाँ बोलिए। कैसे लेंगे? बोलने दीजिए, तो बोल दीजिए। सारास बोलिए। सबसे पहले इसमें क्या ढूंढोगे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? ए लग गया तो सिंगुलर हो गया, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इट्स में क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ए प्लान। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वाज। फिर ए प्लान नॉट है, नेगेटिव नॉट बी। वेरी गुड। मेड फॉर योर बाय शुड में लेने से बाय यू फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया ये पूरा? Was a plan not being made by you for your future? लिखिए अब तीनों। जरूरी है, कर दो। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। लिखिए इसे आप आगे। मेजर्स विजन। मेजर्स विजन, सबसे पहले क्या है आपकी? विजन्स को वो नापेगा।
उसके बाद टेस्ट होता है फॉर ग्लूकोमा, बीमारी होती है, ग्लूकोमा बीमारी होती है ना आपको से रिलेटेड, जी GLUA ग्लूकोमा। एंड फिट ग्लासेस, हमें क्या चीज़ है, कितनी आई पावर हमें चाहिए, एक एक करके मैंने बताया ना वो लेंस डालता रहता है, जहाँ पर आपको बिल्कुल परफेक्ट लगता है वहीं पे ठीक है, ये किसका काम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम, ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं करेगा, चश्मा बनाने का काम इसका है। कई बार दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, ठीक है, भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिशियन, इसको भी लिख लीजिएगा। द स्पेशलिटी इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियन द एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट इन ऑप्टिक्स। इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल साइंस है ना, ऑप्टिक्स सब उसी में जुड़ा हुआ है, ऑप्टिकल साइंस पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए ओडोंटिस्ट, ओडोंट पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा था, उसका था टूथ, था नहीं, जो दांतों को सीधा करते हैं। जब भी ये आ जाए ना ये चीज ओडोंट, इसका संबंध हमेशा टीथ से होता है, दांतों से। ऑर्थो जो हड्डियां होती हैं, दांत भी लगभग हड्डी टाइप का ही होता है, तो जो ओडोंटिस्ट क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप इसके आगे, स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, स्ट्रेटन्स कहते हैं सीधा करना, ठीक, जो दांतों को सीधा करते हैं वो क्या आएगा, ऑर्थोडोंटिस्ट, उसे बोलेंगे हम। नॉर्मली डेंटिस्ट बोल देते हैं, डेंटिस्ट नॉर्मली बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नर्व पेन। देखिए एल्बोस पढ़ा था आपने, एल्बोस पढ़ा था ना, जो आल्गिया है ये पेन हो गया, न्यूरो का मतलब नर्व हो गया, जो नर्व्स में पेन है दैट इज एक बीमारी है, उसे कहेगा न्यूरालजिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ाएंगे सर।